डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषय, और उन विषय से जुड़कर आप अपने सवाल इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान कर उनकी खेती किसानी को और बेहतर किया जा सके, ताकि किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सके, उनकी लागत को कम किया जा सके, और जब अच्छा उत्पादन लेंगे तो अच्छा मूल्य किसान भाई ले पाएंगे। हेलो किसान में अलग अलग विषय लेकर हर बार हम हाजिर होते हैं। तो आज कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके लिए, आपके हित के लिए? सबसे पहले नजर डालेंगे आज हेलो किसान के आज के विषयों पर। आज हम बात करेंगे अगेती सब्जी मटर की खेती कैसे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा, जो कि रहेगा धान फसल की देखभाल इस समय किस प्रकार से करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दोनों हैं, और इन दोनों विषय से जुड़े कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन में संशय है या कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आपको पता है कि इस कार्यक्रम में आप एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर बात करें आपके भूमिका की, तो आप इस कार्यक्रम में 3 माध्यमों के जरिए जुड़ते हैं अपने सवालों के साथ, और आपकी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम में किया जाता है। तो 3 माध्यम कौन से हैं? सबसे पहले टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800113061, 1800113061। फ़ोन करते समय किसान भाई टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें। साथ ही साथ आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो, ताकि एक बेहतर संवाद को बनाया जा सके, आपके समाधान को सही तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता, वो किसान भाई व्हाट्सअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सअप करते समय जहां से आप अपना सवाल भेज रहे हैं, जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए, और इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, आपके मन में कोई संशय है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो सीधा कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाइए और अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में अपनी समस्या का समाधान पाइए। फिलहाल अब रुक करते हैं उन एक्सपर्ट्स का जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर ब्रिज बिहारी शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा जी, आपका स्वागत है। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं, और हमारे किसानों भाइयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, मटर की अगर खेती की बात की जाए, सब्जियों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसका होता है, और ज़्यादातर जो मटर की खेती होती है हमारे उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं अगेती मटर की बुआई को लेकर। अगेती मटर की बुआई, क्या जो बुआई करने का समय है यह उचित समय है? किस प्रकार से तैयारी करें? और हम देख रहे हैं कि देश के तमाम हिस्सों में, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह पर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, और इस बरसात के दौरान में कितना चुनौतीपूर्ण है बुआई का ये समय? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेती सब्जी मटर की खेती जैसे है, तो किसान भाई इसको लगा करके और आगे काफ़ी मुनाफा मिलता है। तो जो मुख्यतः जब हम बात करते हैं, सामान्य जो खेती होती है वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक किसान भाई बुआई करते हैं जी। लेकिन जो अभी सितंबर के महीने में इसको बुआई करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए उपयुक्त समय जब हम बात करते हैं तो वो 15 सितंबर से लेकर के और अक्टूबर के प्रथम आपका सप्ताह तक रहता है, 5 से 7 अक्टूबर तक जी। तो अगेती में क्या मुख्य किसान भाई, अभी इसमें जैसे हम बात करें तो जो अंकुरण है वो एक समय मुख्य समस्या है। जो तापमान लगभग 30 से लेकर के 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपके क्षेत्र में, जहां पर भी किसान भाई इसको करना चाह रहे हैं, वहां आना शुरू हो जाए तो उस वक्त अंकुरण बहुत ही अच्छा होगा। कई किसान भाई इसकी बहुत ही जल्दी, जैसे सितंबर के पहले ही सप्ताह में करते हैं, तो मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि उस वक्त तापमान काफी 35 से ऊपर रहता है, अंकुरण इसमें काफी प्रभावित हो जाता है। और विशेषकर अभी जैसे बारिश का समय जो चल रहा है, तो अभी इसको न करें प्रथम सप्ताह में, और 15 से लेकर के और अंतिम सप्ताह तक इसकी प्लान करें। लेकिन खेत की तैयारी का जो समय है, या आपको बीज लेने का जो समय है, जो प्लानिंग करनी है, वो आप अभी से कर सकते हैं जी। और
जी, तो शुरुआत तरीके इस प्रकार से हैं। इस प्रकार से आप 15 सितंबर से बुआई की शुरुआत कर सकते हैं। बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और तमाम जो तैयारियां हैं उसको किस प्रकार से करके आगे बढ़ना है ये भी समझेंगे डॉक्टर शर्मा जी से। लेकिन आगे बढ़ते हैं उससे पहले इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। अगेती मटर की बुआई सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के मध्य तक की जा सकती है। मटर की बुआई के लिए दोमट और हल्की दोमट मिट्टी सही रहती है। किस्मों की बात करें तो किसान मटर की अगेती किस्मों जैसे आजाद मटर 3, काशी नंदिनी, काशी मुक्ति, काशी उदय और काशी अगेती किस्में लगा सकते हैं। इन किस्मों की सबसे खास बात यह है कि ये 50 से लेकर 60 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इससे खेत जल्दी खाली हो जाते हैं और किसान दूसरी फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। हालांकि किस्मों का चयन अपने इलाके के हिसाब से करना अच्छा रहता है। साथ ही बुआई से पहले कृषि विशेषज्ञों से किस्मों की उपलब्धता के बारे में जान लेना भी अच्छा रहता है। बुआई बेहद नम मिट्टी में करें। बुआई के 15 दिनों बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद पौधे में फूल आने पर ही सिंचाई करें। बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 80 से लेकर 100 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। मटर को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए मैंकोजेब 3 ग्राम या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। मटर की अगेती किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी 30 बाय 6 से 8 सेंटीमीटर काफी रहती है। खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद के साथ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश का उपयोग करें। तो सब्जी मटर की खेती करने के लिए किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे विषय का रुख करते हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जब हम धान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में ये भी आता है कि हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है और न केवल भारत की बल्कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जिसकी खाद्यान्न की जो मांग है वो धान की फसल पूरी करती है। मौजूदा समय की हम बात करें, हमारे देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बेहिसाब बारिश हो रही है। खासकर हम पंजाब की बात करें, बीते दिनों हमने देखा कि पंजाब के तमाम ऐसे किसान हैं जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और बेहिसाब जल वर्षा होने की वजह से उनकी जो फसल है वो पानी में बह गई है। तो क्या पंजाब के किसानों के लिए अभी भी कोई रोशनी का सहारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है? क्या इतने जल जमाव में भी अपनी फसल को बचा सकते हैं या कोई समाधान उनके लिए? सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे आज। जी बिल्कुल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और धान की फसल डूब गई है, तो धान की फसल 8-10 दिन तो ये डूबी हुई बर्दाश्त कर लेती है। अगर धान का ऊपर के पत्ते की नोक भी पानी के बाहर है तो धान बच जाएगा। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, धान अगर पूरी तरह से डूब गया, धान के ऊपर 1 फीट 2 फीट आपके पानी अगर खड़ा है और लंबे समय तक रहेगा तो उस तरह का धान बच पाना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। देखने में ऐसा भी आया है कि वो पूरी मिट्टी समेत धान की फसल को ही बहा के ले गई। तो इतनी तेज भी बारिश कहीं कहीं पर हुई है। तो ऐसी स्थिति में इंतजार के अलावा कोई और कुछ कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि हम कह दें मान लीजिए कि पानी का निकास कर दीजिए, इतने बड़े स्तर पर किसान के लेवल पे पानी का निकासी भी संभव नहीं है, क्योंकि ये सामुदायिक कार्य होता है जो 1 या 2 किसान इसको नहीं कर सकते और ये संभव भी नहीं है। इसमें यही सुझाव दिया जाएगा किसान भाइयों को कि जिन्होंने अपना बीमा करा रखा है, फसल बीमा करा रखा है, अपने जो बीमे से संबंधित कंपनियां हैं उनको इस नुकसान के बारे में बताएं, इसके फोटो खींच लें, जिससे कि कम से कम कुछ भरपाई आपके नुकसान की हो सके। इसीलिए सरकार भी और यहाँ से हम लोग भी किसान भाइयों को यही सुझाव हमेशा देते हैं कि अपनी फसलों का बीमा जो है आप कराइए। पता नहीं कब प्राकृतिक आपदा आ जाए और आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक के फसल बीमा नहीं लिया है वो इसके बारे में जागरूक हो सकें। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश के तमाम हिस्सों में बेहिसाब बरसात हो रही है, ऐसे में फसलों का नुकसान होना संभावित है। तो किसान भाई अगर फसल बीमा लेके रखते हैं तो उनकी फसल की जो भरपाई है, जो नुकसान की भरपाई है, वो काफ़ी हद तक हो जाती है और किसान भाइयों को थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता है। फिलहाल इस धान की खेती में आपको इस समय किस प्रकार से देखभाल करने हैं, इस विषय की एक रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। फसल की उचित देखभाल ही अच्छी फसल की गारंटी होती है।
जिन किसानों ने धान लगा रखा है वे धान में नाइट्रोजन की दूसरी और अंतिम मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में 50 से 55 दिनों के बाद यानी बाली बनने की शुरुआती अवस्था में अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के लिए 30 किलो और सुगंधित किस्मों के लिए 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। ध्यान रहे कि टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक पानी नहीं होना चाहिए। बालियां और फूल निकलने के समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। धान की फसल को कीटों और रोगों से बचाना भी जरूरी है। धान में तना छेदकों की 2-3 किस्में पाई जाती हैं, जिनमें पीला और गुलाबी तना छेदक मुख्य हैं। पीला तना छेदक धान का महत्वपूर्ण कीट है। गुलाबी तना छेदक बहुफसल भोगी होते हैं और धान गेहूं फसल चक्र में इस कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। अगर डेड हार्ट की संख्या 5% या ज्यादा हो जाए तो तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए यूराडॉन 3G 25 किलो प्रति हेक्टेयर या क्यूनॉल फॉस 20 EC प्रति 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से 500 से 700 लीटर पानी में घोलकर 3 से 4 सेंटीमीटर खड़े पानी में छिड़काव करें। इसकी रोकथाम लाइट ट्रैप द्वारा पकड़कर भी की जा सकती है। धान के पत्ती लपेटक कीट से बचाव के लिए एसीफेट 75 SP 2 ग्राम प्रति लीटर या मोनोक्रोटोफॉस 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। वहीं धान को ब्लास्ट यानी धान का झोंका रोग से भी खतरा रहता है। ये रोग फफूंद से फैलता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए बुआई से पहले बीज को ट्राइसाइक्लोजोल 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। दवाओं के उपयोग से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो धान की फसल की देखभाल करना इस समय बेहद आवश्यक है। एक एक बारीक बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, तभी आपकी धान की फसल आपको अच्छा उत्पादन देगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस विषय को लेकर और डॉक्टर दिनेश जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, इस समय हम तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में बरसात नहीं भी हो रही वहाँ से भी किसानों की शिकायतें आ रही हैं कि बरसात हो नहीं रही है और हम बोरिंग का पानी चला चला के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ऐसे किसानों के लिए कितनी चिंता की बात है? क्या सिर्फ पानी देना फसलों में उचित रहेगा या इसके अलावा और भी कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है? जी देखिए, वैसे तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में बहुत अच्छी बरसात हुई है और अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कुछ हिस्सों में तो बहुत ही ज़्यादा बरसात हो गई है जिससे धान की फसल प्रभावित हुई है। निश्चित तौर पे कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे बरसात अच्छी नहीं हुई है और वहां पे आपको धान में पानी लगाना होगा। किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आपने धान लगाया है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें आप पानी बहुत ज़्यादा खड़ा करके रखें। एक एकांतर शुष्कन और सिंचाई विधि होती है, बड़ी आसान होती है, किसान भाई इसको जानते हैं। आपने मान लीजिए पानी लगा दिया 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर गहराई का आपने धान में पानी लगा दिया, तो आप उस पानी को उतरने दीजिए, आप इंतजार कीजिए जब ये पानी उतर जाए और उसके 2-3 दिन बाद फिर आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जिस दिन पानी उतरा उसी दिन आप उसमें पानी लगाए। आप इंतजार करें जब उसमें आपको लगे कि मिट्टी फटने वाली है या बिवाई पड़ने वाली है तब उसमें पानी लगाएं। यानी बीच बीच में उसको खुश्की दें हल्की सी और फिर उसमें आप सिंचाई करें। तो ऐसा करेंगे तो आपको कम पानी लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप लगातार उसमें पानी भर के रखें और बहुत ज्यादा पानी भर के रखें। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि किसी आदमी को 5 रोटी खानी है, आप उसके आगे 10 रोटी रख दो चाहे 20 रोटी रख दो, वो खाएगा 5 ही रोटी। तो पानी जितना धान को लेना है वो उतना ही लेगा। ज्यादा पानी आप रखोगे उसका कोई लाभ नहीं होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब ये तकनीक को आप और इस विधि को अपनाएंगे तभी आपकी फसल आपको अच्छा उत्पादन देगी। हमारे धान के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और इनकी बातों को आप बहुत बारीकी से समझिए और धान की अच्छी उत्पादन लीजिए। फिलहाल एक दर्शक है, उनका कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं कन्हैया लाल प्रजापति, उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं बागेश्वर जिला उज्जैन से कन्हैया लाल प्रजापति हूँ। जी, सवाल पूछिए। हमें मटर की फसल लेना चाहते हैं तो किसी किस्म के लगा ताकि वो जल्दी ले। जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कन्हैया जी। आपके सवाल को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, ये उज्जैन में मटर की खेती करना चाहते हैं, कहाँ से फसल प्राप्त करें, किस प्रकार से शुरुआत करें और क्या उज्जैन की भूमि इनके लिए उचित है? जी, कन्हैया लाल जी, जो उज्जैन की भूमि है मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा है, वहाँ मटर की खेती आराम से की जा सकती है। और ये जबलपुर जो क्षेत्र है बाकी मध्य प्रदेश है वहाँ से अगेती सब्जी मटर की भी खेती की जा रही है। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखें, यदि सितंबर के अंतिम सप्ताह से आप करें
तो उठी हुई क्यारियों में करें, क्योंकि अभी क्या है, बरसात जैसे ज्यादा हो रही है तो कुछ किसान भाई क्या है कि डायरेक्ट छिड़काव करके मटर को बीज बो देते हैं या कुछ सीड ड्रिल से बो देते हैं। तो आप जैसे गाजर लगा रहे हैं या मूली लगाते हैं तो उठी हुई मैट बनाएं और मैट पर आप मटर की बुआई करें, तो पानी से जल निकास उसमें प्रॉपर रहेगा, ज्यादा पानी भी नहीं भरेगा। तो अगेती मटर में जो पौधे ज्यादा पानी भरने से पीले हो जाते हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो आप अभी इस तरीके से करें। रही बीज की बात, तो जो किस्मों का आपको चुनाव करना है वो लघु अवधि की किस्में, लगभग जो 50 से 60 दिन में फसल जिसकी पहली तोड़ाई हो जाए, तैयार हो जाए। जैसे कुछ उज्जैन क्षेत्र के लिए मैं बताऊं, आजाद P3 है, PSM 3 है और काशी नंदिनी, और वहां से अभी काशी से एक पूर्वी करके भी एक किस्म विमोचित हुई है। तो इस तरह की किस्मों का आप चयन करें और ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे। जी कन्हैया जी, तो इस प्रकार से आप मटर की खेती कर सकते हैं। इन किस्मों का चुनाव कर आप मटर की खेती में आगे बढ़ें, ऐसी हम कामना करेंगे। बहरहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इन दोनों विषय से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी अपने एक्सपर्ट से आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। दो महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। नंदस्वरूप जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूँ कि धान की फसल हमारी जो है गालावस्था में है, दुग्धावस्था में है, तो ये दोनों अवस्थाओं में है धान पे कौन सा नियंत्रण या कौन सा प्रबंधन करना चाहिए जिससे हमारी फसल खराब ना होने पाए कीट और रोग और कीट से? जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है नंदस्वरूप मिश्रा जी। डॉक्टर दिनेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी बाराबंकी से हमारे दर्शक हैं और इनके धान की फसल को लेकर जो इन्होंने सवाल किया उसका समाधान। जी बिल्कुल, देखिए आपकी कुछ जो धान की फसल है उसमें बालियां बन रही हैं लेकिन पौधे के बाहर नहीं निकली, और कुछ में आपकी बालियां निकल चुकी हैं और उसमें दूध पड़ रहा है। यानी दोनों ही दशाओं में आपके धान की जननिक अवस्था है, जनन की अवस्था है, उसकी जो वानस्पतिक अवस्था है वो पूर्ण हो चुकी है। तो ऐसी अवस्था पे 2-3 कीट हैं जो प्रमुख तौर पे आपको ध्यान रखना है। एक तो तना छेदक धान की फसल में अक्सर आता है, दूसरा पत्ती लपेटक आता है, और तीसरा इस अवस्था पर ब्राउन प्लांट होपर भूरे फुद के आने की संभावना होती है, और चौथा कीट इस समय गंधी कीट भी आ सकता है। 4 कीट ये प्रमुख हैं जिनके आने की संभावना है। आपके लिए ये सलाह दी जाती है कि आप अपने धान के खेत में निरंतर आते जाते रहें, सुबह शाम जाएं, खास करके सुबह जैसे आप जाते हैं तो धान के खेत में अंदर आप जाएं और पत्तों को हिलाएं या पौधों को हिलाएं। पौधों को आप हिलाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे कुछ कीट पतंगे उड़ते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे। उनसे भी कई बार किसान भाई आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे धान की फसल में कीट आ गया। ये तो पहले से पता लगा सकते हैं। दूसरा, जब ये 3-4 कीट मैंने बताए आते हैं फसल में तो ये नुकसान करते हैं। उस नुकसान की हम पहचान करके और फिर कीट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे तना छेदक है या पत्ती लपेटक कीट है। तना छेदक कीट क्या होता है, इसकी इल्ली या सूंडी नीचे से मिट्टी के नजदीक से धान के पौधे में अंदर घुसती है और खा जाती है, और जो बीच की अध खुली पत्ती होती है, नई पत्ती होती है, वो भूरे रंग की हो जाती है। इसको डेड हर्ट कहा जाता है। जिसमें बालियां निकल गई है उसमें बालियां आपकी सफेद पड़ जाती है। हालांकि ये कीट से होता है लेकिन इसको सफेद बाली रोग कहा जाता है। वो बाली चांदी के रंग की हो जाती है और बड़ी आसानी से बाहर
खिंच जाती है। इसी तरह से पत्ती लपेटक आप समझ रहे हैं, इसकी सूंडी पत्ती को दोनों तरफ से सिल देती है, सुरंग बना देती है और हरे रंग का जो पदार्थ होता है पत्तियों को खा जाती है। और भूरा फुदका जो होता है ये तने पे बैठता है, तने का जो शीत होता है जो जिस पे जो लिपटा होता है तने के ऊपर, उस शीत पे आवरण पे भी बैठ जाते हैं इसके शिशु और वयस्क। ये दोनों पौधे के विभिन्न भागों से रस चूसते हैं। ये मच्छर के आकार के होते हैं और गंदी कीट तो किसान भाई समझते हैं कि इसके खेत के बाहर आसपास आप घूमते हैं तो गंध आती है, बदबू आती है। और इसके जो प्रौढ़ और शिशु होते हैं ये दोनों धान के जो हमारे दाने हैं उनसे दूध पीते हैं। इनके जहाँ तक नियंत्रण की बात है तो निश्चित तौर पर अगर एक सही मात्रा, सही संख्या से अधिक इनकी संख्या हो जाती है तब हमें इनका नियंत्रण करना पड़ता है। पत्ती लपेटक और तना छेदक कीट के लिए आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फिप्रोनिल है। इसी तरीके से जो हमारा ये है गंदी कीट है, इसके नियंत्रण के लिए आप मेलाथियान डस्ट आती है 5%, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी डस्टिंग कर सकते हैं। और डस्टिंग की मशीनें बाजार में मिलती हैं, उससे आप धूलन उसका कर सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से आप मौजूदा समय में जो कीट और रोग लेने की संभावना होती है उसमें कीटों का ध्यान आप कैसे रख सकते हैं, उनके प्रबंधन को लेकर भी हम बात करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी का रुक करते हैं। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, अगर हम बात करें अगेती सब्जी मटर की, जब हम बात कर रहे हैं भूमि का चयन और भूमि की तैयारी, ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ अगर जैसे हम देख रहे हैं कि बरसात का सीज़न चल रहा है, आपने बुआई करते समय पहले अगर बरसात हो जाती है या आपने बुआई कर दी उसके अगले दिन ही बरसात हो जाती है, तो क्या उस समय भी कोई फसल को नुकसान हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए? जी, तो किसान भाइयों को सबसे पहले जैसे भूमि के चयन की बात करें तो बलुई दोमट जो मिट्टियां हैं वो सबसे इसके लिए उपयुक्त रहती हैं। हालांकि किसान भाई जैसे जिसमें कि जैविक कार्बन अंश अच्छा रहता है वो अच्छी उपज देती हैं, तो भूमि को पहले अच्छे से 2-3 बार इसकी जुताई करें गहरी। उससे क्या होता है कि अगेती, विशेषकर अगेती सब्जी मटर में एक पी स्टेम फ्लाई होती है जो मटर के तना मक्खी होती है, तो वो बहुत नुकसान करेगी। तो उसमें क्या है, कुछ उसके अंडे, प्यूपा, जो कुछ अवस्थाएं होती हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और उसके बाद जो अंतिम जब जुताई करें उससे पहले जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ जैसे आगे इसमें एक उकठा रोग आता है, तो किसान भाई जब एकदम पहले उसको भूल जाते हैं तो बाद में क्या है, पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं और फिर एकदम समस्याएं होती हैं कि खेत हमारा नष्ट हो रहा है, पौधे पीले पड़ रहे हैं। तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी, तो ट्राइकोडर्मा जो एक जैविक भी है और इस तरह का उसको सड़े हुए गोबर की खाद में मिलाकर के खेत में जब अंतिम हम जुताई करें उससे पहले मिला दें, तो वो उसमें बहुत जरूरी है। और जो नत्रजन है, फास्फोरस, पोटास, जैसे कि नत्रजन जैसे लेग्यूम वाली फसल है जो जिसकी जड़ों में क्या है कि इस तरह के कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो वातावरण में उपस्थित जो मुक्त नत्रजन होता है उसका स्थिरीकरण करते हैं। जी, डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हैं फोन लाइन के जुड़े हुए हैं, पहले उनका रुख कर लेता हूँ फिर लौटता हूँ आपके पास। कल्याण है हमारे साथ, बरेली उत्तर प्रदेश से। कल्याण जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मैं गन्ने के साथ सही फसल मटर की खेती करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। जी, डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी। जी बिल्कुल, गन्ने के साथ आप वो मटर की सह फसल खेती कर सकते हैं। एक अनुशंसित भी है। तो इसमें आप गन्ने की जो दूरी रख रहे हैं उसमें 2 लाइन पंक्तियां मटर रख सकते हैं इसमें। तो इसमें मटर की जो मैं किस्में बताऊंगा, आप आजाद P3 और PSM3 इनमें से कोई भी आप चयन करें। और गन्ने से गन्ने की जो दूरी है रो की वो 90 सेंटीमीटर रहेगी और मटर की आप 30 सेंटीमीटर, 2 लाइनों में 30 से 30 सेंटीमीटर रखें। और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो तकरीबन 5 से 7 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और यह भारतीय जो गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है उनके द्वारा ये पद्धति अनुशंसित है उस क्षेत्र के लिए, तो आप इसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें आजकल कुछ किसान ट्रेंच मेथड से भी गन्ना लगा रहे हैं जिसमें 5 फुट 6 फीट पे भी गन्ना लगाया जाता है। वहां तो और आसानी है आपकी मटर की फसल लेने की, बड़ी सुगमता से आप जो हमारा शरतकालीन गन्ना है जो कि 15 अक्टूबर 10 अक्टूबर के आसपास किसान लगाते हैं, ये फसल की सह फसली खेती हो सकती है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से आप कल्याण जी गन्ने के साथ सह फसल खेती आप करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा लेंगे और दोनों फसल आपको अच्छा मुनाफा दें, अच्छा उत्पादन दें, ये भी हम कामना करेंगे। फिलहाल डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, आप जो बात बता रहे थे उसको बात को पूरा कीजिए। तो जैसे हम बता रहे हैं कि जो तैयारी है, मिट्टी आप भुरभुरी अच्छे से तैयारी बना लेंगे तो उसमें क्या रहेगा, जैसे अभी पानी बहुत हो रहा है, बारिश हो रही है, तो अगेती के लिए विशेषकर छिड़काव विधि से न करें, ब्रॉडकास्ट न करें बीज को, वह मेडी पर बनाएं और उस तरह बीज का उपचार भी बहुत जरूरी है। तो बीज के उपचार के लिए जैसे आप इसमें मैंकोजेब है
या थीराम है 3 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से वो जरूर करें। और जो बीज दर है, अक्सर किसान भाई क्या है कि बीज दर जो मध्य जो होता है, मुख्य फसल होती है, वो 80 से 100 किलोग्राम तक है और अगेती के लिए 120 किलोग्राम बीज दर ये सामान्यतः ज्यादा अनुशंसित की गई है। तो इस बीज दर से उसको बीज की बुआई करें। और जब बीज की बुआई हो जाती है तो लोगों को लगता है इसमें पानी ज्यादा, इसके लिए पानी ज्यादा नहीं चाहिए। मटर एक ऐसी फसल है जिसको कम पानी में सिंचाई इसको कम चाहिए, ज्यादा पानी देने से इसमें नुकसान होता है जी। और यदि बारिश हो रही तो उसको जल निकास करें। तो जो पहली सिंचाई है इसमें वो तकरीबन 20 दिन के बाद जी 20 दिन तक सिंचाई न करें। जैसे आपने बताया कि आज हमने मटर की बुआई करी, अचानक से बारिश हो गई, तो यह क्या है कि अंकुरण को प्रभावित करता है। जैसे ही यदि इस तरह की जो मिट्टी है जिसमें काली मिट्टी है, जैविक अंश ज्यादा है, तो एक परत बन जाती है ऊपर, पपड़ी जैसी बन जाती है। तो पपड़ी बनने से अंकुरण के लिए फुटाव होता है, तो उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। तो आप इसमें क्या है 8 से 10 दिन बाद थोड़ा बहुत अंकुरण हो रहा है तो आप इसमें होइंग कर सकते हैं या उसकी निराई गुड़ाई थोड़ा सा करें तो अंकुरण हो जाए, उसके बाद ही सिंचाई करें। यदि पानी नहीं भी आप जैसे बारिश है तो पानी पहले तुरंत बिजाई के बाद नहीं देना है जी। जैसे पलेवा करते हैं, जैसे गेहूं लगा रहे हैं तो पहले पलेवा करके आप जो नमी है वो खेत में मेंटेन करें, उसको सुनिश्चित करें जी। और खेत में जैसे देखा तो लड्डू जैसे बन रहा है, इतना मिट्टी को आप बनाएंगे तो थोड़ा सा उस मिट्टी से लड्डू जैसा बन रहा है, उसमें नमी है प्रॉपर, तो पलेवा करने के बाद जब आप उसमें बिजाई करेंगे बीज की तो अंकुरण उसी जो उपस्थित नमी है उसमें अच्छे से हो जाएगा जी। तो इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखें जी। तो किसान भाई इस प्रकार से मटर अगेती मटर की खेती करते हैं, तो भूमि का चयन कैसे करना है, बीजोपचार करें, और जो बुआई की विधि है वो बहुत ध्यान रखने वाली बात है इस समय मौसम के लिहाज से। फिलहाल एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं, विवेक चौधरी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। विवेक जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। विवेक जी आप हमें सुन पा रहे तो सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। धान में छोटी बड़ी समस्या आ रही है जी, क्या समस्या है? अपना सवाल दोहराइए। ऊपर से सुंडी पड़ रही है धान, ऊपर से सुंडी पड़ रही है। नहीं, सुंडी मतलब पत्तों पे आ रही है आपके, ये कहाँ है सुंडी? गोप में पड़ रही है। गोप में पड़ रही है, अच्छा अच्छा जी। देखिए ये तना छेदक कीट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसके 2 अवस्थाओं में लक्षण आते हैं। एक तो जब हमारी वानस्पतिक बढ़वार हो रही है उसका समय तो निकल चुका, दूसरा जब उसमें बालियां निकलने को होती हैं। जैसा कि सभी किसान भाई समझते हैं कि धान में जिस दिन बाली निकलती है उसके 30 दिन पहले बाल बनना शुरू हो जाती है पौधे के अंदर, वो हमें दिखाई नहीं देती। 30 दिन बाद ये बाल बाहर निकलती है, जिसको हेडिंग कहते हैं या बाल निकलना कहते हैं। ये अवस्था हमारी धान की इस समय चल रही है। इस अवस्था पे जो इल्ली होती है, सूंडी होती है, वो तने में अंदर घुस जाती है और जो बीज का पदार्थ होती है वो खाने लगती है और जो बाली का कनेक्शन है ऊपर से वो कट जाता है। फिर आप उसको हाथ से अगर उस बाली को खींचेंगे, जो ये गोफ कह रहे हैं, हाथ से खींचेंगे तो वो बाली आपकी बड़ी आसानी से निकल आएगी और ये कई बार बहुत नुकसान करता है। इसकी पहचान किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। अगर खेत में आपको सफ़ेद रंग की बालियां दिखाई दें अलग अलग और सारे दाने सफ़ेद हो जाएं तो समझ लीजिए इस कीट का हमला हो चुका है और इसके लिए आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इमिडाक्लोपिड है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक नई दवाई भी है जिसका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं, उसका नाम है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। थोड़ा नाम लंबा है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। इसकी आप 0.4 ग्राम ग्रेन्यूल आता है, 0.4 जी आता है। इसकी आप 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से बुरक सकते हैं, क्योंकि मात्रा कम है। इसको आप रेत में मिला के भी बुरक सकते हैं। और इसके अलावा नहीं तो आपकी क्लोरपायरिफास दवाई आती है या इमिडाक्लोपिड है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब इसके साथ ही इनके सवाल के साथ हम ये भी देखते हैं कि इस मौसम में कई फुदके भी देखने को मिलती है, वो फसल को कितना नुकसान पहुंचाती है और इसकी पहचान कैसे करें कि हमारी फसल में इनका हमला हो चुका है? जी, भूरे फुदकों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि शुरू में किसान भाई समझ नहीं पाते। ये मच्छर से थोड़े से बड़े कीट होते हैं, मच्छर के आकार से, और ये नॉर्मली सामान्य तौर पे भूरे रंग के होते हैं और बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे होते हैं। ये शुरू में हमारे तने पे नीचे के भागों में बैठ जाते हैं और किसान भाई उसको पहचान नहीं पाते। तो सबसे पहली बात ये कि आप अपने खेत में अंदर जाएं और देखें कहीं तने पर
छोटे छोटे कीट तो बैठे हुए नहीं है, पत्ती के आवरण पे भी बैठे हुए हो सकते हैं। उनकी पहचान करें। ये करते क्या है, धान का रस चूस लेते हैं और रस चूसने के बाद पौधे का जो तना है और जो दूसरे भाग हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और चूंकि बाली भरनी शुरू हो चुकी है तो वो वजन हमारा पौधे का तना बर्दाश्त नहीं कर पाता और धान आपका लौट जाता है, जमीन पे गिर जाता है। बिल्कुल। और दूर से देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने खेत में आग लगा दी हो। इसको होपर बर्न कहा जाता है अंग्रेजी में। मतलब उस कीट की वजह से हमारा धान जला जला सा दिखाई देगा और ये बड़ी आम समस्या आती है। बेहतर ये होगा कि आप धान पे लगातार निगरानी रखें और इस तरह का अगर कीट आपको दिखाई दे तो आप कार्बाफ्यूरान 3CG एक दवाई आती है, उसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरक दें तो ये जो ब्राउन प्लांट होपर है इसका नियंत्रण हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। तो इस प्रकार से अपनी फसलों की देखभाल करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे पहचान करना है कि आपकी फसल सुरक्षित बनी हुई है, कोई कीट कोई रोग का हमला तो आपकी फसल पे नहीं हुआ है, ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखकर किसान भाई अपनी खेती किसानी में परिवर्तन करते रहेंगे तो अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। बहरहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बाद कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और दर्शक फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धनेश जी हैं धनतरी छत्तीसगढ़ से। धनेश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। धनेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 सवाल पूछिए। हेलो जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जी मेरे धान में कीट ब्लास्ट लगे हुआ है और 60 धान और एक तो 45 दिन का धान है। धान में आपके कोई कीट लगा हुआ है, उसका नाम क्या बता रहे हैं आप? शीत ब्लाइट। जी 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 धनेश जी आपके सवाल को शामिल करते हैं, समाधान करते हैं आपका भी। डॉक्टर दिनेश कुमार जी कितना पानी रखें? कितना पानी रखें? जी डॉक्टर दिनेश कुमार जी। देखिए शीत ब्लास्ट होता है, धान की पत्ती के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा हमें खुला दिखाई देता है जिसको ब्लेड कहा जाता है, पत्ती का ब्लेड है। एक हिस्सा ऐसा होता है जो पत्ती से लिपटा होता है, जो हमारे तने से लिपटा होता है। पत्ती का नीचे का हिस्सा जो होता है वो तने से लिपटा होता है, उसको पत्ती का आवरण कहा जाता है। तो आवरण पे एक कवक आ जाता है जो हमला कर देता है और बहुत चौड़े चौड़े धब्बे बना देता है। भूरे रंग के ये धब्बे होते हैं और ये लंबाई में लगातार बढ़ते जाते हैं और पत्ता हमारा सूखना शुरू हो जाता है। कई बार तो बालियां भी सूख जाती हैं और बहुत भयंकर रोग हो जाता है। इसका तुरंत आपको निदान करना है। इसके लिए 2 दवाइयों का एक मिश्रण आता है जिसका नाम है एजोक्सीस्ट्रोबिन। एजोक्सी ध्यान से सुने क्योंकि धान आपका बहुत ज़्यादा है, आप इस दवाई का नाम लिख लें, एजोक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकैनाजोल। ये 2 दवाइयों का मिश्रण है जो बाजार में मिलता है। इसकी आप 500 मिलीलीटर आधा लीटर मात्रा 500 लीटर पानी में, यानी 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर ये जो 2 दवाइयों का मिश्रण मैंने बताया है उसको घोल लें और 500 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर दें। तुरंत छिड़काव करें। अगर ये रोग आपका लगातार बना रहता है तो 8-10 दिन बाद दोबारा इस दवाई का छिड़काव करें, नहीं तो ये रोग जिस हिसाब से आप बता रहे हैं आपकी फसल को काफ़ी हानि पहुंचाएगा। एक बार फिर से मैं दवाई का नाम बता देता हूं आपको, एजोक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकैनाजोल। ये 2 कवकनाशी हैं, दोनों का मिश्रण है
और ये काफ़ी प्रभावी है इस रोग के नियंत्रण के लिए। बाकी आगे से जो किसान भाई सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग करें। ये रोग तब ज़्यादा आता है जब इसमें नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग किसान भाई करते हैं। और दूसरा, पानी अगर उसमें बहुत ज़्यादा भरा खड़ा है तो आप तुरंत अगर संभव हो तो उस केस से थोड़ा पानी का भी निकास कर दें, जिससे हवा हुआ मिले आपके पौधों को और इस रोग के प्रभाव में कमी आ सके। जी डॉक्टर दिनेश कुमार, जैसे इन दर्शक ने पूछा कि हमें धान की फसल में पानी कितना रखना चाहिए, हालांकि ये आपने शुरुआत में भी बताया था, एक बार फिर से अगर आप किसान भाइयों को दोहरा देंगे कि जल प्रबंधन करना इस समय के लिए कितना आवश्यक है, चाहे वो फसल में कोई रोग हो चाहे ना हो। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ बरसात हो रही है वहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं, और बरसात भी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारी बरसात हो रही, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बरसात हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में पानी निकालने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और धान की फसल डूबने के कगार पे है तो वहाँ तो आप कोशिश करें कि पानी निकाल दें, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करें, पानी उतरेगा आपका और धान नहीं मरेगा। ये आपको ध्यान रखना। और जहाँ पे बरसात कम हुई है वहाँ पे आप लगातार पानी भरा ना रखें अपने खेत में। उसमें जब 2-4 सेंटीमीटर पानी आप अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, जब वो उतर जाए उसके बाद आपको 2-3 दिन बाद आपको उसमें पानी लगाना है। हाँ, एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, जब धान में आपके जन्निक अवस्था हो उस समय पे आप पानी की कमी ना होने दें, और जब आपकी फसल पकने को तैयार हो उसके 2 हफ्ते पहले पानी लगाना बंद कर दें। कुछ किसान भाई आखिर तक पानी लगाते रहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो फालतू आपका खर्चा होता है। यानी कटाई के 15 दिन पहले आप धान में पानी लगाना बंद कर सकते हैं, इससे पानी की बचत होगी। जी, तो जल प्रबंधन करना भी इस समय बेहद आवश्यक है, क्योंकि धान की फसल इसी पर निर्धारित करती है कि आप किस प्रकार से जल प्रबंधन कर रहे हैं। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, जब तमाम चीज़ों का हम बात कर रहे हैं तो अगर मटर में हम रोग की बात करते हैं, किन किन रोग लगने की संभावना रहती है, किस प्रकार से समाधान करें? जी, अगेती सब्जी मटर में जैसे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो उकठा रोग की आती है। तो उकठा रोग में क्या होता है कि जैसे ही वो किसान भाई लगा देते हैं खेत में, तो या पहले से या फसल चक्र नहीं अपनाया है, लास्ट ईयर पिछली वर्ष वही फसल लगाई है, तो वहाँ पर वो फ्यूजेरियम नामक कवक होता है, तो वो उससे बीमारी आती है। पहचानने का लक्षण क्या है कि जैसे ही खेत में कुछ पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं, तो सामान्यतः क्या होता है, पीले पौधे 2-3 कारणों से पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि पीले पौधे ज्यादा हो रहे हैं तो उनको जांच कैसे करना है कि या कीड़े के कारण हो रहा है या कुछ बीमारी की वजह से हो रहा है या कुछ पानी की कमी से हो रहा है। तो 1-2 पौधे जो पीले हैं उनको उखाड़ करके देखें और उनकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनको खोलें इस तरीके से, और उसको खोल के देखें तो उसमें जो जाइलम फ्लोएम, जहाँ से पौधे पानी और जो अपना भोजन है वो अवशोषण करते हैं नीचे से, जो न्यूट्रिएंट वगैरह लेते हैं, तो वो चौक हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसमें कि जो कवक है उसकी वृद्धि हो जाती है, भूरे जैसे ऐसा लगता है जैसे इसमें जंग लग गया हो, और लाल भूरा सा ब्राउनिश कलर भूरा हो जाता है। तो यह फंगस का लक्षण है जो कि उकठा या मिलानी है। यदि इस तरह का लक्षण नहीं दिख रहा है और खोलने से दिख रहा है कि उसमें एक मैगट जिसको बोलते हैं कीड़ा है, जो मैंने पहले भी बताया, पी का जो स्टेम फ्लाई है, जो तने की मक्खी है, तो उसकी जो शुरुआती की अवस्था रहती है, जैसे अंडा होता है, अंडे से आपका प्यूपा, मैगट, जो अदर अवस्थाएं बनती है, तो वो रहता है उसमें। तो उसके लिए विशेषकर उनको, जैसे मैं पहले बीमारी के लिए तो रोग रोधी किस्मों का चयन करें। कुछ किस्में हैं जैसे पूसाश्री, तो पूसाश्री किस्में हैं जिसके लिए उकठा बीमारी इसमें नहीं आती है, इस तरह की किस्मों का चयन करें। और दूसरा है, इसमें हम इसके लिए बीज का उपचार करें, और यदि इस मिट्टी में इस तरह का बीमारी आ रही है तो मिट्टी का कार्बेंडाजिम जो दवा है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसकी ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग इस तरीके से करें कि पौधे की जड़ तक यह अच्छे से मिल जाए। और जब हम सिंचाई की बात करें तो पानी इसमें सामान्यतः के फ्लड मेथड से लोग दे देते हैं, तो फ्लड से खेत को नहीं भरना है। जिन किसान भाइयों के पास यदि सुविधा है तो वो शुरुआती की अवस्था में स्प्रिंकलर की व्यवस्था से यदि पानी देंगे, हल्का पानी देंगे, कम सिंचाई करेंगे, तो भी यह उकठा बीमारी है वो नहीं आएगी जी। और जो पी स्टेम फ्लाई है उसके लिए कार्बोफ्यूरान 3CG 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में जब खेत की जुताई कर रहे हैं उसी वक्त अंतिम जुताई के समय उसको डाल दें, तो इससे इसको काफी इस पी स्टेम फ्लाई का भी नियंत्रण पा सकते हैं जी। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब मटर की तुड़ाई हो जाती है और वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो कई बार घरों में भी देखते हैं कि मटर छीलते वक्त उसमें हरे रंग का एक कीड़ा निकलता है।
क्या इसको जब खेत में फसल है तभी रोका जा सकता है या तुड़ाई करने के बाद इस तरह की कोई गतिविधि होती है जिसकी वजह से वो कीट हो जाता है? बिल्कुल आपने सही कहा। सामान्यतः जो घर में जब किचन में जब मटर आती है तो लोग उसको छीलते हैं, देखते हैं, तो उसका जो रंग होता है वो भी हरा ही होता है, बिल्कुल जैसे दाने का रंग है। तो सामान्यतः क्या होता है कि यह एक पॉड बोरर, जिसको फली छेदक कीड़ा कहते हैं, तो इसकी अवस्थाएं जो वानस्पतिक अवस्था होती है, जब उसमें फूल भी नहीं आया होता है तो पत्तों पर जो अंडे देना शुरू कर देते हैं और वहां से इसकी छोटी छोटी जैसे कीड़े की अवस्थाएं होती हैं, जैसे फूल आता है तो फूल में से जैसे फली बनती है, उसी अवस्था में है फली छेदक है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो उसी अवस्था से हमें इसका नियंत्रण करना चाहिए। जैसे कुछ इसमें दवा है स्पाइनोसेट, तो स्पाइनोसेट जो दवा है वो 1 ml या 2 ml दवा 10 लीटर पानी में मिलाकर के इसका हम छिड़काव करें शुरुआती अवस्था में, यहाँ पर हम कुछ देख पा रहे हैं, तो उससे इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है, कुछ फेरोमेन ट्रैप्स हैं, वो भी लगभग 4 से 5 फेरोमेन ट्रैप्स हैं, वो आप खेत में प्रति हेक्टेयर से लगाएंगे तो जो अंडे देते हैं नर और मादा, वो रात्रि में उस लाइट ट्रैप लगाया फेरोमेन ट्रैप, उससे अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं और उससे भी इनका नियंत्रण कर सकते हैं। और इस तरीके से जो उसका जो अवस्था है वो हम इससे कंट्रोल प्रॉपर कर सकते हैं। जी डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो मटर का आकार होता है, कई बार सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बावजूद भी किसान भाइयों की समस्या होती है कि उनके फसलों की जो मटर का फसल है उसका आकार बहुत छोटा रह जाता है, दाने के बहुत छोटे रह जाते हैं, जिसकी वजह से बाजार में भी थोड़ा सा ग्रेडिंग करना पड़ता है, जिसकी वजह से मूल्य उनको ढंग से नहीं मिल पाता है। तो जिन किसान भाइयों का जो फसल उत्पादन है वो अच्छा क्वालिटी का रहता है, उसकी क्या वजह रहती है और जिनकी छोटी रह जाती है उसके कारण क्या है, उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए, इस सवाल को मैं लूंगा। लेकिन फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेता हूँ। शिवम कुमार जी, रघुवीर जी हैं सागर से, मध्य प्रदेश से, उनका रुख कर लेते हैं। रघुवीर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। हमारा सवाल है सर, इस साल जो रघुवीर जी, आपकी आवाज हमें सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, सवाल दोहराइए। सवाल हमारा ये था कि जो इस साल सबसे अच्छी किस्म निकली है मटर की, वो और सही बोने का समय क्या है? जी रघुवीर जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, एक रघुवीर जी का सवाल कि इस साल कौन सी किस्म अच्छी है इनके बुआई के लिए सागर के हिसाब से, मध्य प्रदेश के लिहाज से, और जो सवाल मैंने पूछा उन दोनों का जवाब। जी रघुवीर सिंह जी, जो अभी अगेती मटर की हम बात करें तो आप 25 सितंबर के बाद सागर में क्या कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ पर गर्मी रहती है, तो जो उपयुक्त समय है, जैसे कि हम वेस्टर्न पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ तो लोग 15 सितंबर 20 सितंबर के आसपास लगाना शुरू कर देते हैं पंजाब के निचले सालों में। तो बुंदेलखंड जो सागर का क्षेत्र है वहाँ 25 सितंबर से लेके और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक जो उपयुक्त समय है वो आप लगाइए। और एक जो किस्म है, जो नई किस्म जैसे में विमोचित हुई है पिछली साल, तो वो काशी पूर्वी करके है, जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से विकसित है। तो काशी पूर्वी में 10 से 13 तक फलियां रहती हैं और इसकी उपज भी 110 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगेती में ले सकते हैं। तो आप इस किस्म का चुनाव करें तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। जी, अब आते हैं उस सवाल पर जब मैं कह रहा था कि कई मटर की जो फली होती है वो छोटी रह जाती है, दाने छोटे रह जाते हैं, और कुछ किसान देखते हैं कि उनकी फसल अच्छी होती है, तो ये किस वजह से, इसको भी क्या सही किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही आपने सही सवाल है और कई किसान भाइयों की समस्याएं रहती हैं। तो जैसे कि अब जैसे बात करते हैं, जो मटर है इसमें खाद देते हैं तो जो मिट्टी में भी तो देते ही हैं, लेकिन जो परणी छिड़काव की बात करते हैं, फोलियर स्प्रे करते हैं, चाहे वो एनपीके का जो मिक्सचर आता है 19-19 का, उसका जो शुरुआत की अवस्था है उस पे स्प्रे करें 20-25 दिन में, तो उससे क्या होता है कि बढ़वार अच्छे से ले लेती है फसल, तो वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो जाती है। और जो आप बता रहे हैं कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी फलियां हो गई या जिसमें छोटे साइज रह गए या उसमें बीज नहीं बनना है, तो यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। किसान भाई क्या है, सामान्यतः जो बड़े जो बृहद पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उनका तो ख्याल रखते ही हैं। तो जो बोरॉन आता है, तो बोरेक्स की वजह से क्या है कि जो परागण होता है उस परागण में से फलियों में कई बार छोटे रह जाते हैं और उसमें पॉलिनेशन परागण नहीं होगा तो दाने कम भर पाते हैं। तो इसके लिए जो बोरेक्स को खेत में 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में बोरेक्स की अप्लाई करें। और यदि नहीं डाल पाए हैं तो इसका पत्री छिड़काव, बाद में फोलियर स्प्रे भी आप बोरेक्स का कर सकते हैं। जी, तो ये समाधान है, जब आप फली देखते हैं कि छोटी पड़ गई है, उसका समाधान को अपनाकर आप फलियों को जो आकार में भेद आता है वो भेद नहीं आएगा। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। रामचंद्र जी हैं प्रयागराज से। रामचंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। अपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। वो सर
हाँ सर जी। जी पूछिए सवाल। धान पीला पड़ रहा है सर जी। धान पीला पड़ रहा है जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी। पीला पड़ रहा है, किस वजह से पड़ रहा है? आपको क्या लगता है क्यों पीला पड़ रहा है? हाँ, वो पत्ती कहीं कहीं पीली है। हाँ, कहीं कहीं पत्ती पीली है। और क्या देख रहे हैं आप उसमें? सारे पत्ते पीले हैं या कहीं कहीं पीली है पत्ती? पत्ती कहीं कहीं इसमें पीली पड़ रही है, उसको क्या करें? ऊपर की पत्ती पीली है या नीचे की पत्ती पीली है? हाँ। कौन सा पत्ता पीला है? रामचंद्र जी, पत्ता ऊपर का पीला है, नीचे का पीला है? नहीं नहीं, बीच का बीच का पीला। आपने यूरिया वगैरह लगाया है उसमें? यूरिया? रामचंद्र जी, आपने यूरिया लगाया क्या उसमें? हाँ, यूरिया लगाए हैं सर जी। देखिए, ये बीच का पत्ता पीला बता रहे हैं, लेकिन ऐसा इस अवस्था पे होना संभव नहीं है। इनके निश्चित तौर पे या तो किसी पोषक तत्व की कमी है, खास करके पोषक तत्व की कमी की संभावना है। तो यहाँ से हम इनका उत्तर देने में असमर्थ हैं। इनको यही सलाह दी जाती है कि जो आपके नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र हो या जिला का कोई कृषि का डिपार्टमेंट हो, वहाँ या कोई विश्वविद्यालय हो आपके आसपास, कॉलेज हो, वहाँ के विशेषज्ञों से आप संपर्क करें और खेत में उन्हें बुलाएं या उनके पास फोटो भेजें। वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि पत्ता पीला होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बिल्कुल, जो यहाँ से कह पाना मुश्किल है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर दिनेश जी ने बताई है। आपने फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण सवालों का रुख करेंगे। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम हेलो किसान आप देख रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर दिनेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जैसे ब्रेक से पहले हमारे पास एक दर्शक का फ़ोन आया, उन्होंने अपनी समस्या आप तक रखी। कई बार ऐसा भी होता है कि समस्या को हम समझ नहीं पाते और समझ ना पाने के कारण उनको कुछ भी समाधान देना उचित नहीं होता है, जो कि काबिल तारीफ आपकी बात रही। लेकिन हम कई बार ये भी देखते हैं कि दूर दराज क्षेत्रों में किसान भाइयों की फसलों की जो कुछ समस्याएं देखने को मिलती है, तो वो कृषि विशेषज्ञों के पास जाने से बजाय वो आसपास के लोगों से डिस्कस करते हैं, उनका समाधान ढूंढने की प्रयास करते हैं। इस प्रकार के किसान भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो उन किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किसी प्रकार की भी समस्या वो देखते हैं तो पहले कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, वहाँ आपको बेहतर समाधान मिल सकता है। और साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जब भी हमारे खेत में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी है ही नहीं, तो जबरदस्ती उसमें रसायनों का प्रयोग ना करें। बिल्कुल। अभी मान लीजिए हमें बुखार आया नहीं और बुखार की हम दवाई खाना शुरू कर दें। कई बार किसान भाई बहुत ज्यादा जागरूकता दिखाते हैं, जो ठीक नहीं है। कोई बीमारी, कोई समस्या जब खेत में है ही नहीं, तो क्यों हम छिड़काव करें? साहब हमारी फसल इसकी से ज्यादा हरी हो जाए, इसकी ये वो ऐसा करके फिर वो यूरिया डाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये यही रसायनों की बात है, उनका
प्रयोग आप वैज्ञानिकों की सलाह से, विशेषज्ञों की सलाह से के बाद ही करें। कई बार ऐसा होता है हल्की सी समस्या आती है, आप दुकानदार के पास चले जाते हैं और दुकानदार आपको उल्टी सीधी दवाई दे देता है, गलत मात्रा में दे देता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप निश्चित तौर पे पहले विशेषज्ञ से सलाह लें और उसके बाद ही प्रयोग करें। एक और बात मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसा कह दिया जाता है कि आप इस दवाई का छिड़काव कर दो, उस दवाई का छिड़काव कर दो, पत्ता हरा हो जाएगा, आपका ये बायो स्टिमुलेंट है, ये है, ये वो है। उन चीज़ों पे आप अपना पैसा खर्च ना करें। आप अगर कभी ऐसी कोई बात आती है तो आप वैज्ञानिकों से सलाह लें, उसके बाद ही इस बारे में सोचें। आजकल बाजार में बहुत सारे बायो स्टिमुलेंट के नाम पे चीज़ें किसानों को दी जा रही हैं। इन चीज़ों से किसान भाइयों बहनों को बचना चाहिए। और जैसा कि पौधों का जो मुंह होता है वो जड़ होती है, जड़ से ही पौधा पानी लेता है, जड़ से ही पौधा खुराक लेता है, पत्तों से वो पूरी खुराक नहीं ले सकता। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है और इसमें आपको सही सलाह वैज्ञानिकों से मिल सकती है या कृषि विज्ञान केंद्र पे जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। जी, और ये कोई भी फसल लगाए, इस विषय को हर किसान भाई को हर फसल के लिए फॉलो करना चाहिए। इसी दिशा निर्देश के अनुसार उनको काम करना चाहिए। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि अधिकारी से आप संपर्क करें, उसी प्रकार से आप समाधान ले सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, अगर हम मटर की फसल की बात करते हैं तो मटर की फसल हाइट में काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है। अगर ऐसे में खरपतवार मटर की फसल में आ जाए तो वो भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं और हम देखने को मिलता है कि हमारे देश में अत्यधिक फसलें का नुकसान ज़्यादातर खरपतवारों की वजह से ज़्यादा होता है। उन खरपतवारों का निस्तारण करना कितना बड़ी चुनौती है मटर के खेत में? जी, खरपतवार तो सामान्यतः क्या है कि बारिश के मौसम के बाद वो काफ़ी उगा आते हैं और विशेषकर अगेती सब्जी मटर में। लेकिन इसके लिए हम सबसे पहले सलाह देंगे कि जैसे बीज की हमने बुआई कर दी, तो जैसे ही बुआई की है तो इसके 24 से मतलब 36 घंटे के भीतर पेंडामिथिलिन करके आती है दवा, तो उसको 3 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में मिला करके पूरा खेत में अच्छे से इसकी छिड़काव कर दें और तर कर दें जमीन को। और ये जैसे आज बुआई की है तो उसके 36 घंटे के अंदर कर दें। तो इससे सामान्यतः ये क्या है कि इसमें अंकुरण, जो खरपतवार के जो बीज हैं वो अंकुरित नहीं होते, वो मर जाते हैं और जो मटर की फसल है वो सही सुरक्षित रहेगी। और जो शुरुआती जो क्रांतिक अवस्था है खरपतवार के लिए, वो शुरुआत के 25 से 30 दिन तक जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, तो इसमें हम जैसे पहले अंकुरण हो जाए तो लगभग अंकुरण को 7 से 8 दिन तक अंकुरण हो जाता है, बीज निकलना शुरू हो जाता है। तो पहली जो निराई गुड़ाई है वो 15 से 20 दिन के बीच में करें ताकि कुछ पौधे निकल जाएं 4-5 से 5 सेंटीमीटर तक। तो हल्की सी मिट्टी को होइंग करें और उसके बाद कभी भी जिसमें क्या है कि पानी फ्लड से दोगे तो वो पीछे मिट्टी आपकी दब जाती है और वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इसमें जो दूसरी खरपतवार जो नियंत्रण करना है वो भी आप 15 दिन के अंतराल पे फिर दवा का स्प्रे नहीं करना है, फिर वो आप मैनुअली या वैसे बीडिंग इसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और बाद में जो फसल एक बार बढ़ जाती है तो इसमें सामान्यतः खरपतवार 2 से 3 बार नियंत्रित करते हैं, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती है। जी, एक दर्शक हैं जींद हरियाणा से, जयवीर जी, उनका रुख कर लेते हैं। जयवीर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। जयवीर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर जी, सवाल पूछिए। सर, धान में ये भूरा तो प्रकोप हो चुका है। भूरा तना हो गया है? हाँ जी, हाँ जी। जी डॉक्टर, दोबारा बताएं आप। तना हो गया, भूरे फुद के आ गए, क्या हो गया? हाँ है जयवीर जी, भूरा तना हो गया है या भूरे फुदके लगे हुए हैं? अच्छा, ये भूरा तेला। जी, भूरा तेला आ गया ना, ब्राउन प्लांट होपर। हाँ, भूरा तेला आ गया। तो ये भूरा तेला जैसे मैंने बताया था मच्छर की तरह होता है और आपके पत्ती के आवरण और तने पे ये बैठा होता है शुरुआती दौर में। फिर ये ऊपर पत्तों से भी रस चूसता है। इसके जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं और जो वयस्क होते हैं, दोनों ही नुकसान करते हैं और रस चूसते रहते हैं, पौधा कमजोर हो जाता है। और अगर इसका आक्रमण ज्यादा हो गया तो फिर ये फसल आपकी जमीन पे लौट भी सकती है, गिर भी सकती है, जली हुई सी नजर आएगी। तो इसके तुरंत नियंत्रण के लिए आप कार्बाफ्यूरान 3CG, ध्यान से सुने, कार्बाफ्यूरान 3CG, ये CG में आती है, G वाली बैन हो गई है। तो 3CG का आप प्रयोग करें, 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप करेंगे तो ये भूरा तेला आपका नियंत्रित हो जाएगा।
जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस प्रकार से आप समाधान करके जो आपकी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी, अब हम बात करते हैं मटर की फसल की तुड़ाई को लेकर। तुड़ाई करने की विधि क्या होती है? सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए? डंठल के साथ करें या खाली मटर को तोड़ें? ये सबसे उचित विधि क्या है? जी, सामान्य तो जो अगेती सब्जी मटर है इसमें एक ही तुड़ाई रहती है, क्योंकि यह मध्य लघु अवधि की रहती है जी। और जो मध्यम वाली उसमें 2-3 तुड़ाई तक दो कर सकते हैं जी। तो जो तुड़ाई का जो समय है वो अर्ली मॉर्निंग, जैसे शुरुआत सुबह इसको कर सकते हैं और उसके बाद इसमें जो इसका जो लाइफ रहती है जी, तो वो बाजार में इसको उसी दिन सेम दिन इसको पैकेट में बना करके और जो इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं उनमें पैक करके बाजार भेज देना चाहिए जी। और तुड़ाई के लिए विशेष क्या है कि जो इसकी जो फलियां हैं उसमें कहीं इस तरीके का कुछ इसमें खरोंच ना आ जाए या उस तरीके से नहीं आए, तो इसको फली के जस्ट थोड़ा सा ऊपर भाग इसका जो डंठल रहता है उसको तोड़ करके रखते हैं और इसको छाया में रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो इसमें रेस्पिरेशन जैसे श्वसन है जिसको हम बोलते हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें फास्ट इसको तेजी से खराब होती है जी। तो 1 या 2 दिन में इसको ज्यादा रख नहीं सकते, या रखना है तो आपके पास जो कोल्ड स्टोरेज है तो शाम को आपने नई दिन में बेच पाए तो रखें, फिर दूसरे दिन इसको शीत भंडारण के बाद ही इसको बाजार में विपणन करें जी। तो इस प्रकार से आप मटर फल की तुड़ाई कर सकते हैं। और जब धान की खेती की हम बात कर रहे हैं तो दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों विषय को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक आज के कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट द्वारा आप तक पहुंचाई गई है, इन सभी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखकर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन कर अच्छा उत्पादन लेंगे, ये हम कामना करते हैं। फिलहाल डॉक्टर ब्रिज बिहारी शर्मा जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। उम्मीद करते हैं इन दोनों विषयों से जुड़ी हुई जो जानकारी आप तक पहुंची है उनसे आप अच्छे तरीके से लाभ लेंगे और सही समय पर परिवर्तन कर अच्छा खासा मुनाफा उत्पादन दोनों ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कौन से विषय होंगे जिनसे जुड़कर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा पाएंगे और जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो नजर डाल लेते हैं हेलो किसान के अगले विषयों पर। अगले विषय कुछ इस प्रकार से रहेंगे, टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार से आपको करना चाहिए। साथ ही दूसरा विषय रहेगा फूलों में नवाचार एवं विविधीकरण कैसे करके आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव, कोई मन में संशय है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा किसान भाई डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है। इसके अलावा आज के हेलो किसान कार्यक्रम को आप दोबारा से देखना चाहते हैं या कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं कि इन जानकारियों का विस्तार हो, अन्य किसानों तक ये जानकारियां पहुंचे, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, आप इसको स्कैन कीजिए या यूट्यूब पे डीडी किसान देखिए तो आप डीडी किसान चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी हेलो किसान कार्यक्रम को आप दोबारा से विस्तार से सही समय पर सही तरीके से देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाजत, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किस फसल की क्या है चाल,
किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। DD किसान, बदलते भारत की शान।